Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are fine. So, we are going to start the next lecture of the series. In last lecture, we have discussed the involvement of central nervous system in speech mechanism and production of speech sounds. So, we are going to continue the topic, that is speech mechanism. Today we will discuss the physiological aspects of production of speech sounds. Production of speech. It must be said that speech does not start in the lungs. It starts in the brain and it is then studied by psycholinguistics. So हमने ये अब तक जितना कुछ पढ़ा हमने ये कहा कि we generate a thought and then we transmit our thoughts into the language. So speech starts from the brain. जब ब्रेन कमांड दे देता है, ये हम स्टडी करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स. आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द मैसेज एंड लेक्सिको-ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन आवर माइंड, हमने ये कहा कि हम ब्रोकाज एरिया से आपके मस्कुलर सिस्टम को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज मिलता है कि हाउ दे हैव टू मूव टू प्रोड्यूस द साउंड. We need a representation of sound sequence and a number of commands which will be executed by our speech organs to produce the utterance. हमने क्या कहना है, कैसे कहना है, हमने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं अपनी बात को, अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए या फीडबैक देने के लिए. जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज है, वो इन ब्रेन होती है और उसके बाद वो मैसेज हम थ्रू डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स की मूवमेंट से प्रोड्यूस करते हैं, अपनी अटरेंस को एग्जीक्यूट करते हैं. सो वी नीड अ फोनेटिक प्लान ऑफ एंड अ मोटर प्लान. तो हमें एग्जीक्यूशन के लिए, जो स्पीच अटरेंस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक फोनेटिक प्लान की और एक मोटर प्लान की ज़रूरत होती है. तो हम देखते हैं कि कैसे ये अटर करते हैं हम फाइनली साउंड को. आफ्टर दिस मेंटल ऑपरेशन वी कम टू द फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स. स्पीच then is produced by an air stream from the lungs which goes through the trachea and the oral and nasal cavity. It involves 4 processes: initiation, phonation, oronasal process and articulation. ठीक है, तो बेसिकली जब हम फिजियोलॉजिकल फेज़ ऑफ स्पीच की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल है कि हमने क्या सोच लिया कि हमने क्या बोलना है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है. ब्रोकाज एरिया जो है वो प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच मैकेनिज़्म के लिए मैसेजेस पूरे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को सेंड कर रहा है. ठीक है, कि क्या मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी. अब एक्चुअली इन द फेज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स होता क्या है. जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ स्पीच कहते हैं तो स्पीच मैकेनिज़्म में क्या क्या इन्वॉल्व है कि आपके पास एक एयर स्ट्रीम होती है. एयर स्ट्रीम आप सबको मालूम है हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं. ड्यूरिंग द एक्सलेशन फेज़ फेफड़ों से हम हवा खारिज करते हैं. वो हवा ट्रेकिया से होती है तो वॉइस बॉक्स पे जाती है. वॉइस बॉक्स में फोनेशन का सिस्टम होता है जहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं. लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो फोनेशन होती है. फोनेशन जब वोकल कॉर्ड के अपर लेवल पर जाती है, जहाँ पर आपका फेरिंग्स है, आपकी नेज़ल कैविटी, आपकी ओरल कैविटी है, तो यहाँ रेजोनेशन ऐड होती है, उसमें रेजोनेट करती है आपकी वॉइस. एंड देन फाइनली हम आर्टिकुलेटर्स की मदद से हम प्लेस करते हैं आर्टिकुलेटर्स को, एक मैनर जो है वो अपना मुरतब करते हैं और उससे फाइनली हम अटर करते हैं एक सिंगल स्पीच साउंड्स. उन साउंड्स के मिलने से हम सिलेबल्स बनाते हैं, सिलेबल्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से सेंटेंसेस. तो ये आपका कॉम्प्लेक्स अटरेंसेस का भी जो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड है वो सेम
मैकेनिज़्म यही रहता है। स्टेजेस ऑफ स्पीच मैकेनिज़्म, देयर आर कॉल्ड 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ स्पीच मैकेनिज़्म है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 फेजेस में। नंबर 1 पे है आपकी रेस्पिरेशन, नंबर 2 पे आपकी फोनेशन, देन योर रेजोनेंस, एंड फोर्थ इज़ फाइनल फेज दैट इज़ आर्टिकुलेशन। इनको हम डिटेल में देखते हैं ये क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली आप सबको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है आपका, निज़ाम तनफ़ुस। निज़ाम तनफ़ुस का आपका बेसिक या प्राइमरी फंक्शन क्या है, सर्वाइवल। ठीक है, निज़ाम तनफ़ुस से ज़रिए जो है हम ऑक्सीजन को बॉडी तक लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से खारिज करते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज़ द पावर मैकेनिज़्म फॉर द स्पीच प्रोडक्शन। अगर आपके पास पावर नहीं होगी, ये आपके पास ब्रेथ सपोर्ट नहीं होगी, तो हम बोल नहीं सकते। आप देखें, आप बहुत तेज़ भागते हुए आए, कहीं से दौड़ते हुए आ रहे हैं, रनिंग के बाद जब आप बोलते हैं तो क्या होते हैं, फोनेशन ब्रेक्स होते हैं, सांस फूला हुआ होता है, ब्रेथ सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल रही होती, एज अ रिज़ल्ट आपको बोलने में मसला होगा। कोई आपको अगर एस्थमा का पेशेंट आप देखें, कोई रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हुई हुई होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ्लूक कफ़ वगैरह हो, कफ़ हो तो क्या होता है कि शॉर्ट ब्रीदिंग होती है। शॉर्ट ब्रेथ पे आप क्या करते हैं कि आपसे बोला नहीं जा रहा होता। आप कोई अच्छा कोई सिंगर अगर गला ख़राब है और खांसी उसको बार बार हो रही है तो वो एक सुर नहीं लगा सकता, वो गाना नहीं गा सकता। हम बहुत लॉन्ग अटरेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर आपके पास ब्रेथ सपोर्ट नहीं हो। तो जो हमें बोलने के लिए एनर्जी दरकार होती है, उस एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है आपका, एयर फ्रॉम द लंग्स। तो बेसिकली बोलने के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी दरकार होती है वो आपको आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म से मिलती है। ब्रीदिंग इज़ एन एरोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, हम सब बोलते हैं कि ब्रीदिंग इज़, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन ब्रीदिंग का है कि दैट इज़ फॉर सर्वाइवल। आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो है वो ब्रीदिंग नेसेसरी है। A difference in air pressure is created between the thoracic cavity and the atmospheric pressure outside the body. अब जहाँ कहीं भी एयर होगी वहाँ बेसिकली क्या होता है, एयर का एक प्रेशर है। अब हम ब्रीदिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम आप पीछे जाएं थोड़ा सा, जहाँ आपने ये पढ़ा है, और अभी आप साइड बाय साइड वॉइस में लेरिंग्स की एनाटमी और ये ब्रीदिंग और ये सारा कुछ पढ़ेंगे, और आपने डिटेल में वाइटल कैपेसिटीज़ पढ़ी हैं कि क्या होती हैं लंग की। ठीक है, अब थोड़ा सा वो एनाटमी वाले चैप्टर को याद करें जहाँ हमने लेरिंग्स को पढ़ा है, जहाँ हमने लंग्स को पढ़ा है, जहाँ हमने रेस्पिरेटरी एनाटमी को पढ़ा है। तो उसकी देन तो क्या बेसिकली होता है कि हम एक डिफरेंस होता है इन द एयर प्रेशर जो कि क्रिएट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी वो कैविटी आपकी जहाँ पर आपके लंग्स, ट्रैकिया और आपका हार्ट और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, एक बाहर हवा का प्रेशर होता है और एक बॉडी के अंदर हवा का प्रेशर होता है। फेजेस ऑफ ब्रीदिंग दो होते हैं, एक इन्हेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसको हम कहते हैं। इंस्पायरेशन मीन्स कि जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं और फेफड़ों में दाखिल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, आप नाक से या मुंह से, यूजुअली नाक से हम सांस को अंदर खींचते हैं और अपने लंग्स तक लेके जाते हैं, ये है इनहेलेशन। और दूसरा फेज़ क्या है ब्रीदिंग का कि हम जो लंग्स में सांस है उसको एक्सहेल करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुक के अपने थोरेसिक कैविटी पे अपना हाथ रखें एक, और दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखें और डीप ब्रीथ कीजिए और इस प्रोसेस को फील कीजिए। गहरा सांस अंदर लेके जाइए और फिर उसको बाहर निकालिए। ठीक है, अब इनहेलेशन में क्या होगा कि मसल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड द चेस्ट, एयर प्रेशर डिक्रीजेज एंड एयर इज टेकन इन। बेसिकली इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाइडन होती है आपकी थोरेसिक कैविटी। ठीक है,
जब वाइडन होती है तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से एयर जो है वो हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं। एयर प्रेशर इज़ लेस इन थोरैक्स देन इन एटमॉस्फेयर एंड एयर फ्लोज इन। तो बेसिकली ये मैकेनिज़्म क्या है कि जब जहाँ एयर का काम क्या है, जहाँ पर भी प्रेशर कम होगा उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो उसको फील करेगी। एक्सहेलेशन फेज में क्या होगा, व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर इन थोरैक्स एयर फ्लोज आउट। ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन चेस्ट कैविटी एंड एन इंक्रीज इन एयर प्रेशर। इनहेल कीजिए, अपने थोरैसिक कैविटी के साइज पर गौर कीजिए। इनहेलेशन फेज में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, लंग्स जो हैं उनके लिए जगह ज़्यादा हो जाती है तो हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं। एक्सहेलेशन फेज में क्या होगा कि डायफ्राम ऊपर आता है, थोरैसिक कैविटी का साइज़ जो है वो नैरो हो जाता है, लंग्स में एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट फ्लो बाहर की तरफ आता है। तो दीज आर द फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज़ कि ब्रीदिंग फॉर स्पीच वर्सेस ब्रीदिंग फॉर लाइफ। बेसिक ब्रीदिंग प्रोसेस एक ही है, उसमें दोनों इन्हेलेशन फेज़ भी आता है और एक्सहेलेशन फेज़ भी आता है। ये सिंपल आपकी ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग फॉर लाइफ एंड ब्रीदिंग फॉर स्पीच में माइनर सा डिफरेंस ये होता है, जब हम ब्रीदिंग फॉर लाइफ की बात करते हैं इन्हेलेशन फेज़ एंड एक्सहेलेशन फेज़ बोथ आर सेम। ठीक है, अगर 2 सेकेंड्स आपका इन्हेलेशन टाइम है और 2 सेकेंड आपका एक्सहेलेशन टाइम, अगर आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रहें, बोलें ना और अपने नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पर जो हम आम तौर पर होते हैं, हम इसको कॉन्शियसली देख नहीं रहे होते हैं, मतलब इस पर हम गौर नहीं कर रहे होते हैं, ये आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। तो अगर आप इस पर गौर कीजिए तो क्या होता है, आपका एक्सहेलेशन फेज़ और इन्हेलेशन फेज़ यूजुअली एक जितना लंबा होता है। बट जब हम ब्रीदिंग फॉर स्पीच की बात करते हैं तो वही सेम प्रोसेस है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन सेम होगी, सेम मसल्स उसमें यूज़ होंगे, बट हम अपने स्पीच के लिए अपनी ब्रीदिंग को लिटिल बिट मोर कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉन्ग एटरेंस प्रोड्यूस करनी है, मैंने एक लंबा सेंटेंस प्रोड्यूस करना है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अपने इतनी एयर को प्लान करूँगी कि मुझे इतनी एयर सपोर्ट की ज़रूरत होगी बोलने के लिए। तो इन स्पीच ब्रीदिंग बेसिकली फ़र्क क्या होता है कि एक्सहेलेशन फेज इज़ लॉन्गर देन इन्हेलेशन फेज फॉर स्पीच ब्रीदिंग। ठीक है, जो हमारी ब्रीदिंग फॉर लाइफ है इसे हम वेजिटेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं। एंड स्पीच ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन फेज़ 20 सेकेंड तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इन्हेलेशन फेज़ वही रहता है 2 सेकेंड का, बट एक्सहेलेशन फेज़ कैन वेरी फ्रॉम 2 to 20 सेकेंड्स। यहाँ आप ये नेक्स्ट में इमेज देख सकते हैं, आपको एक लेटरल व्यू नज़र आ रहा है लेफ़्ट वाली डायग्राम में। नेज़ल कैविटी है, आपका माउथ है, टीथ हैं, लिप्स हैं, नीचे थोड़ा सा देखेंगे आपको टंग नज़र आएगी, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, ये जो एरिया है दैट इज़ द एरिया ऑफ लेरिंग्स। एरिया ऑफ लेरिंग्स मीन कि यहाँ आपको आपका वॉइस बॉक्स पड़ा है। ठीक है, इस वॉइस बॉक्स में आपके वोकल ऑर्गन्स हैं जो कि हैं वोकल कॉर्ड्स। इससे नीचे आप देखें आपका इसोफेगस पीछे, इस साइड पे इसोफेगस है और इस साइड पे ट्रैकिया है, और ये ट्रैकिया नीचे जाके ये ब्रोंक्यूल्स और लंग है। ये जो मसल शीट आपको यहाँ नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम एक ऐसी मस्कुलर शीट है। डायफ्राम की मूवमेंट ही आपकी थोरैसिक कैविटी, दो तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी थोरैसिक कैविटी का साइज़ जो है वो डिसाइड कर रही होती हैं या चेंज कर रही होती हैं। एक मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम और एक मूवमेंट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, आपकी जो रिब्स के मसल्स हैं वो जब
एक्सपेंड होते हैं, और दूसरा आपका डायफ्राम जब ऊपर नीचे मूव होता है। तो एज अ रिज़ल्ट आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज़ इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन फेस के लिए छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मसल फोर्स, यहाँ से जो मसल फोर्स आई वो डायाफ्राम की तरह थी। डायाफ्राम जब ऊपर जाता है लंग में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। जब वॉल्यूम लंग में इंक्रीज़ होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एयर फ्लोज आउट। ये एयर जब फ्लोज आउट करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। ठीक है, यहाँ वाइब्रेशन से फेरेंजियल कैविटी में जब जाती है तो थोड़ी सी वाइडन कैविटी, आप देख रहे हैं फेरेंजियल कैविटी थोड़ी सी वाइड कैविटी है। ये वाइड कैविटी में आकर आपकी वॉइस में वॉल्यूम ऐड होता है, रेजोनेट होती है वॉइस। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रेजोनेटर है फेरिंग्स। उसके बाद आपकी नेज़ल कैविटी में, या तो नेज़ल कैविटी में जाती है या ओरल कैविटी में जाती है, और यहाँ मज़ीद इसमें रेजोनेशन या रेजोनेंस ऐड हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ से जो है वो, या आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप म न अंग साउंड नेज़ल साउंड बोल रहे हैं तो वो नेज़ल आउटपुट हो जाता है आपका, या आप ओरल साउंड बोल रहे हैं प ब ट ड क ग, तो ये आपका माउथ से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली जहाँ पर आपके दिस इज़ बेसिकली जहाँ से आपका, यहाँ से आपको इस इमेज से या डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका पावर मैकेनिज़्म आपके स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। द डायफ्राम एंड द लंग्स। The diaphragm is situated in the human body below the lungs and controls the expansion and contraction of the lungs in breathing. यहाँ आप देख सकते हैं कि डायफ्राम कहाँ पर है। डायफ्राम इज़ बेसिकली बिलो द, ये मुझे आगे पीछे स्लाइड जाने में थोड़ा इशू हो रहा है। Let me check this. So here is the diaphragm below the lung. एंड बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स इन ब्रीदिंग। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ चेस्ट पल्सेस ऑन विच डिवीजन ऑफ सिलेबल इज़ बेस्ड। अब बेसिकली हमने सिलेबल की क्या डेफिनेशन की है कि अ सिलेबल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन अ सिंगल चेस्ट पल्स। हम एक चेस्ट पल्स में जो कुछ बोलते हैं मिनिमम, वो हमारा एक सिलेबल कहलाता है। तो डायफ्राम की मूवमेंट, जितनी बार डायफ्राम हमारा ऊपर नीचे जाता है, हमारी चेस्ट का साइज़ जो है वो एक्सपेंशन होती है उसकी या कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो डिसाइड करता है आपके सिलेबल्स को। द लंग सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एयर विच पासिस अपवर्ड through the windpipe and larynx consisting of the vocal cords on the mouth or both and comes outwards. तो बेसिकली लंग्स क्या सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एयर। जो बेसिक सोर्स है वो आपका लंग्स कहाँ से आ रही होती है, जब एक्सहेलेशन फेज़ की, एक्सपायरेटरी फेज़ की बात करते हैं, तो आपकी जो इन्हेलेशन फेज़ से जाती है हवा, वो आपके लंग्स में जाती है। ठीक है, उसकी एक वाइटल कैपेसिटी और वॉल्यूम है, वहाँ वो मेंटेन होता है। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फॉर लाइफ सेविंग। आपको ये सब पता है कि लंग्स में क्या होता है, आपकी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वहाँ पे। वहाँ से एयर आती है अपवर्ड थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप यहाँ क्या है, ट्रेकिया। फिर कहाँ, ट्रेकिया के बाद आती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स में क्या है, आपके वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, और वहाँ से जाती है टू द माउथ और नोज़। ठीक है, यहाँ पर नोज़ मिसिंग है।
वोकल कॉर्ड से आएगी आपकी माउथ में या नोज़ में या दोनों में, एंड कम्स आउटवर्ड्स. द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज़ जनरली द एयर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द लंग्स. तो ये बात हम रिपीट कर चुके हैं बारहा बेसिकली, कि बेसिकली आपका रेस्पिरेशन का क्या किरदार है कि अगर आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म सही नहीं होगा तो जो पावर सोर्स, जो एनर्जी फॉर द स्पीच प्रोडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी. एंड ये आपकी बेस है. आपके आर्टिकुलेटर्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एनफ पावर या एनफ एनर्जी या एनफ एयर स्ट्रीम नहीं है टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड्स, ठीक है, आपका ब ब ब आप बोलते रहेंगे लेकिन बीच में से आवाज़ गायब होगी. फोनेशन ब्रेक्स आपकी स्पीच में होंगे. अगर आपका ब्रेथ सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपकी स्पीच में फोनेशन ब्रेक्स होंगे. ये आप देख सकते हैं, ऊपर लंग्स हैं और नीचे डायफ्राम है और एब्डोमिनल वॉल है. तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, आज स्लाइड्स के साथ कुछ मूवमेंट का इशू आ रहा है. सॉरी फॉर मिसकन्वीनियंस. डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो आपकी थोरेसिक कैविटी जो है वो नैरो होगी और आप इनहेल करेंगे. सेकेंड फेज इज़ फोनेशन. जैसे रेस्पिरेशन की हमने बात की कि रेस्पिरेशन आपका पावर मैकेनिज़्म है, सेम फोनेशन में बेसिकली क्या होता है, ये एट द लेवल ऑफ लेरिंग्स, एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स की बात हो रही है. फोनेशन इज़ योर वाइब्रेटिंग मैकेनिज़्म. हमने ये बात की थी कि साउंड बेसिकली क्या है. साउंड तब पैदा होती है जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक है. साउंड का सोर्स कोई भी वाइब्रेशन है. तो फोनेशन इज़ द रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन. द वोकल फोल्ड लाई हॉरिजॉन्टली इन द लेरिंग्स. लेरिंग्स की एनाटमी आपने पढ़ी है और लेरिंग्स की एनाटमी भी आप वॉइस के कोर्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो द वोकल फोल्ड लाई हॉरिजॉन्टली इन द लेरिंग्स. दे अटैच एंटीरियरली टू द थायरॉयड कार्टिलेज. एंटीरियरली आगे वाली साइड पे किससे अटैच होते हैं, थायरॉयड कार्टिलेज से. थायरॉयड कार्टिलेज वो कार्टिलेज है जो आप अपने गले पे जब हाथ रखते हैं, ख़ास तौर पे मेल्स में, जिसे आप जो उभरा हुआ आपको कार्टिलेज नज़र आता है, दैट इज़ थायरॉयड कार्टिलेज. एंड पोस्टीरियरली किससे होते हैं, एरिथनॉइड से. थायरॉयड कार्टिलेज आपका सिंगल कार्टिलेज है और एरिथनॉइड कार्टिलेजेस आपके पेयर्ड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स है, ठीक है. और दरमियान में क्या होते हैं, ये दोनों साइड से अटैच होंगे और दरमियान में से ये फ्री होते हैं. फ्री क्यों होते हैं, ताकि ये मूव कर सकें, ठीक है. दरमियान में से फ्री हैं. जब एयर प्रेशर आता है तो एज अ रिज़ल्ट ये वाइब्रेट करते हैं. द ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द वोकल फोल्ड इज द ग्लॉटिस, ठीक है. ग्लॉटिस आपका क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स. ये आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं. ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके दरमियान जो गैप है ये आपका ग्लॉटिस कहलाता है, ठीक है. अगर आप लेरेंजियोस्कोपी करें पेशेंट्स की, लेरिंग्स का व्यू लें, तो ये आपका ग्लॉटिस कहलाता है. ये आपके ट्रैकिया है, यहाँ से एयर स्ट्रीम आ रही है. ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स. और इनके अंदर जब एयर स्ट्रीम आती है तो एज अ रिज़ल्ट दे वाइब्रेट, एंड दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है. आपकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड.
एडक्शन ऑफ द एरिथनॉइड क्लोजेज द वोकल कॉर्ड्स। हमने बात की कि मिड लाइन में वोकल कॉर्ड जो हैं वो मिलते हैं, इनके दरमियान गैप जो है वो ग्लोटिस कहलाता है। जब वोकल कॉर्ड्स ओपन पोजीशन में होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग। व्हेन दे आर क्लोज मतलब एक दूसरे से करीब होते हैं तो उसे हम कहते हैं अडक्शन फेज़। जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसे हम कहते हैं एबडक्शन फेज़। क्लियर? जब क्लोज होंगे, बंद होगा ग्लॉटिस, तो उसको हम कहते हैं एडक्शन। एड से याद रखें, ठीक है? जब दोनों एक दूसरे के साथ जमा होते हैं तो उसे एडक्शन कहते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसे एबडक्शन कहते हैं। द मिडल ऑफ द वोकल फोल्ड वाइब्रेट टू एंड फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, अब वाइब्रेट कैसे करते हैं? टू एंड फ्रॉम द मिड लाइन। वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स प्रोड्यूस वॉइसिंग। पोजीशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स जो अभी मैंने आपको बताई, ओपन होंगे तो एबडक्शन कहलाएगी और क्लोज होंगे तो एडक्शन कहलाएगी। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं व्हेन द ये आज मेरी डिवाइस के साथ कोई इशू आ रहा है। जहाँ वोकल फोल्ड्स आपके क्लोज हैं ये कहलाता है एडक्शन, एंड जहाँ ये ओपन है दिस इज़ कॉल्ड एबडक्शन फेज। 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस इन्फ्लुएंस्ड बाय वोकल फोल्ड मूवमेंट्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये पिछले उसमें भी बताया था कि बेसिकली हम जब अपनी वॉइसिंग या फोनेशन जब हो रही होती है तो वोकल फोल्ड एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड्स हम 3 चीज़ें डिसाइड करते हैं कि पिच क्या होगी, लाउडनेस क्या होगी और क्वालिटी क्या होगी। तो फर्स्ट थिंग जो डिसाइड होती है एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड या इन्फ्लुएंस होती है वोकल फोल्ड की मूवमेंट से, वो है पिच। पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। द रेट ऑफ वोकल फोल्ड वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली जिस भी रेट से वोकल फोल्ड आपके वाइब्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज और CPS. Therefore, in the vocal folds vibrate 200 CPS, it is a fundamental frequency of 200 Hz. बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स लेती है वाइब्रेटिंग बॉडी जो भी है। एन इंक्रीज इन पिच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या मुतय्यन करती है कि आवाज़ की पिच क्या होगी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो इट मीन्स हाई पिच वॉइस है, लो फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स लो पिच वॉइस है। तो हम वहीं पर अब हमारी कुछ साउंड जो होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हम कहते हैं कुछ साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, कुछ कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। सिमिलरली हम कहते हैं कि फ़ीमेल्स की वॉइस जो है वो हाई पिच्ड होती है, मेल्स की लो पिच्ड होती है। बेसिकली ये सब कहाँ हो रहा होता है? एट द लेवल ऑफ vocal fold vibration. The frequency of vocal fold vibration depends on the mass and length of the vocal folds and the tension in the vocal fold. टेंशन का मतलब ये है कि आपके वोकल फोल्ड हमने कहा एंटीरियरली थायराइड के साथ अटैच हैं और पोस्टीरियरली एरिथनॉइड के साथ अटैच है और दरमियान से फ्री हैं। अब अगर आप इसको एग्जांपल को समझें कि अगर एक रबर बैंड आप लेते हैं फ्लेक्सिबल जो होता है, उसको दोनों साइड से अटैच कर देते हैं। ठीक है, जितना उनके अंदर, एक को आप लूजली अटैच करें और एक को आप टाइटली अटैच करें, जब उन्हें आप वाइब्रेट करेंगे तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स में भी मेल और फीमेल की वॉइस में जो चेंज होता है वो उनके एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से होता है।
दूसरी चीज़ जो मुतय्यन होती है एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड, दैट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स इन्वॉल्व्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द वोकल फोल्ड मूवमेंट्स। ठीक है, कितनी इंटेंस है जो भी आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो फोनेशन है वो कितनी इंटेंस है। इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड एयर प्रेशर फ्रॉम द लंग्स एंड इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ द वोकल फोल्ड वाइब्रेशन। जब मैं आपको हमने पढ़ा था अकूस्टिक फोनेटिक्स, अगर आप उसको याद करें तो वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, पावर क्या होती है। तो बेसिकली ये पावर है कि लंग्स से जो एयर प्रेशर आ रहा था वो कितना पावरफुल था। ठीक है, जितनी पावर से वोकल फोल्ड मूवमेंट होगी उतनी ही आपकी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। Involves the amount of energy generated by the vocal fold movements. Intensity increases with increased air pressure from the lungs and increased amplitude of the vocal fold vibration. I think ये जो है ना रिपीट हो गया, इसे आप कट गए, मतलब एक ही बात दो दफ़ा लिखी गई है मुझसे। एंड लास्ट जो थर्ड एस्पेक्ट आपकी साउंड का यहाँ पर डिटर्मिन होता है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड्स। ठीक है, द साउंड क्वालिटी ऑफ द वॉइस, दिस इज़ अफेक्टेड बाय द पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द वोकल फोल्ड। किस फैशन में, किस पैटर्न में वोकल फोल्ड वाइब्रेट हो रहे हैं वो डिसाइड करती है। ड्यूरेशन क्या है उसका, वो डिसाइड करता है कि वॉइस की क्वालिटी क्या होगी। प्लेजेंट वॉइसेस होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, और रेसनेस होती है। अगर फॉर एग्जांपल वोकल फोल्ड पे कोई पैथोलॉजी हो जाए, जैसे कोई नोड्यूल निकल आया है या कोई पैरालिसिस हो गया है, तो उसके रिज़ल्ट में बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वॉइस पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, आपकी वॉइस होरेसनेस उसमें ऐड हो जाएगी, रफ़ वॉइस हो जाएगी, वीक वॉइस हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, तीन चीज़ें आपकी लाउडनेस, आपकी पिच और आपकी क्वालिटी, ये डिटरमिन होती हैं एट द लेवल ऑफ फोनेशन, एट द लेवल ऑफ वोकल फोल्ड वाइब्रेशन। द लेरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड्स, इस लेवल पे जो आपकी बेसिक एनाटमी इन्वॉल्व है फोनेशन फेज में, वो है आपका लेरिंग्स और आपके वोकल कॉर्ड्स। द लेरिंग्स इज़ द लिटिल बॉक्स दैट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एडम्स एप्पल। इट इज़ अ केसिंग formed of cartilage and muscles, bony box-like structure in the front of the throat, situated in the upper part of the windpipe or the trachea. लोकेशन उसकी उन्होंने बताई है कि ये एक केसिंग है या एक कार्टिलेज और मसल्स का बना हुआ एक ऐसा बॉक्स है, बोनी स्ट्रक्चर है। सिचुएटेड कहाँ होता है, आप अपने गर्दन पर, गले पर आगे से हाथ लगाएं जब आप बोलते हैं तो जहाँ वाइब्रेशन फील हो रही होती। ठीक है, बेसिकली ये आपका लेवल ऑफ लेरिंग्स है। आपका जो विंड पाइप है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, इसके अपर एंड पे आपका लेरिंग्स मौजूद है। ठीक है, आपके फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे, फेरिंग्स जहाँ आपका एंड होता है वहाँ से आपका फूड पाइप और विंड पाइप स्टार्ट होता है। तो विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर आपका लेरिंग्स सिचुएटेड है। द वोकल कॉर्ड्स आर लाइक पेयर ऑफ लिप्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम फ्रंट टू बैक। दे आर जॉइंड इन द फ्रंट। ठीक है, फ्रंट पे ये थायरॉयड कार्टिलेज से जॉइंट हुए होते हैं, बट कैन बी सेपरेटेड एट द बैक एंड द ओपनिंग बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस। ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके। लेरिंग्स बेसिकली क्या है, 9 कार्टिलेजेस हैं, 3 आपके अनपेयर्ड कार्टिलेजेस में इन्वॉल्व होते हैं और 3 आपके पेयर्ड कार्टिलेज हैं। तो 3 और 3 6 आपके पेयर्ड कार्टिलेज बन जाते हैं और 3 आपके अनपेयर्ड। तो टोटल मिला के 9 कार्टिलेज हैं और उसके साथ डिफरेंट मसल्स और लिगामेंट्स हैं और मेम्ब्रेन्स हैं जिनसे मिलके आपका वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स बनता है। एंड होपफुली आप अपने वॉइस एंड स्टैमरिंग वाले कोर्स में लेरिंग्स की एनाटमी जो है वो इन डिटेल पढ़ चुके हैं। व्हेन वी ब्रेथ इन एंड आउट द ग्लॉटिस इज़ ओपन। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रेथ और वॉइसलेस साउंड्स। ठीक है, यहाँ डिसाइड होता है एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं या हम एक्सलेशन फेज में होते हैं,
ठीक है। तो ग्लॉटिस क्या होता है, ओपिग्लॉटिस क्या है, गैप बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं एट दिस पोजीशन। हम कहते हैं कि कौन सी साउंड वॉइस्ड है और कौन सी साउंड वॉइसलेस है। जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं वो साउंड हम कहते हैं वॉइस साउंड है। फॉर एग्जांपल आपने कॉग्नेट्स पढ़े हैं प एंड ब साउंड। प एंड ब साउंड में फ़र्क क्या है आपके फोनेटिक चार्ट पर, कि दे बोथ आर बाइलेबियल एंड दे बोथ आर प्लॉसिव साउंड्स। बट इनमें फ़र्क क्या है कि एक वॉइस्ड प्लॉसिव है और एक वॉइसलेस है। तो वॉइस्ड और वॉइसलेस का जो फ़र्क है वो एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड डिटरमिन होता है। द मेजर रोल ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज़ दैट ऑफ अ वाइब्रेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस और फोनेशन। ठीक है, अब आपका सेकेंड फेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन क्या है, फोनेशन। पहला हमने कहा रेस्पिरेशन और सेकंड है फोनेशन। तो फोनेशन में मेजर रोल ऑफ वोकल कॉर्ड्स क्या है कि ये एज वाइब्रेटर काम करते हैं, और वाइब्रेटर का होना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी साउंड जो है वो नेसेसरी है। द नंबर ऑफ टाइम द वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस डिटर्मिन्स द पिच ऑफ द वॉइस। ये अभी पिछली स्लाइड में हमने बात की कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ वोकल फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड के ए वोकल कॉर्ड जो हैं वो कितनी दफ़ा एक सेकेंड में ओपन और क्लोज हो रहे हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आवाज़ की पिच उतनी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी आवाज़ की पिच कम होगी। और इसको हम मैयर किस में करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में। हाँ, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी जब हम फोनेटिक्स कर रहे थे, अकूस्टिक फोनेटिक्स, कि पिच जो है वो फिज़िक्स की एक, आप इसे कहें कि ये फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड है आपका फ्रीक्वेंसी। जो उसका परसेप्चुअल मेजरमेंट है, जो उसका परसेप्चुअल या पैरेलल परसीव हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस फ्रीक्वेंसी पर बोल रही हूँ आप उसको जब परसीव करेंगे तो आप उसे पिच पर परसीव करेंगे। वेयर एज टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड डिटर्मिन्स द पिच, द फोर्स विच एयर इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द लंग्स डिटर्मिन्स द वॉल्यूम ऑफ द साउंड। ठीक है, अब जितने वोकल कॉर्ड्स टेंस किए थे आपने पोजीशन उनकी या उनको लूज छोड़ा था वो तो पिच ऑफ द वॉइस डिटरमिन करते हैं, और जितने फोर्स के साथ एयर जो है वो लंग से ऊपर आ रही थी और उन्होंने वोकल कॉर्ड्स को जो है वो वाइब्रेट किया है, वो आपका एम्पलीट्यूड जिसकी हमने बात की थी वो क्या करता है, डिटरमिन करता है लाउडनेस ऑफ द वॉइस को। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं इन डीबीज़। थर्ड कंपोनेंट, अब थर्ड फेज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ द वॉइस है। द स्पीच मैकेनिज्म इज अ रेजोनेटर, इट इज़ लाइक एन एयर फिल्ड ट्यूब closed on one end and open at the other end. The fundamental frequency generated at the vocal fold is resonated in the vocal tract that is now also vibrating. The vibration of the vocal tract is the harmonic frequency. जब आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक बन गई है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, एट द लेवल ऑफ लेरिंग्स, वहाँ से अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर आती है। ठीक है, अबव द लेरिंग्स। अबव द लेरिंग्स आपका फेरिंग्स और आपकी ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी ये सब मिलके कहलाते हैं आपकी वोकल ट्रैक्ट्स। ठीक है, इन वोकल ट्रैक्ट्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। द वोकल फोल्ड्स क्रिएट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और पिच, द वोकल ट्रैक्ट गिव्स अस रेजोनेंस। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी, उस एम्पलीट्यूड पे नहीं होती आवाज़ जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कि वो ऑडिबल हो या वो इतनी क्लियर हो कि वो जब हम इतनी लाउड नहीं होती है। ठीक है, रेजोनेंस बेसिकली उसमें ऐड होती है एट वोकल ट्रैक लेवल। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं
ठीक है। नीचे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर आप देख रहे हैं ट्रैकिया से एयर प्रेशर आया, वो ऊपर आया एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पर क्या जनरेट हुई, आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर आपकी फेरेंजियल कैविटी है, ओरल कैविटी है एंड नेजल कैविटी है। These three cavities serves as resonator. Resonator मीन कि ये आपकी आवाज़ में रेजोनेंस को ऐड करती हैं। आपको याद होगा कि जब बचपन में आप लोग जब वो एक बनाते थे, आप पेपर को फोल्ड करें, ठीक है, और उसके एक तरफ से बोलें और दूसरी तरफ से कान पे लगाएं तो हल्का सा बोलते हैं तो उसमें रेजोनेशन ऐड होके तो वो उसको वॉइस को एम्पलीट्यूड को उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो सिमिलर फंक्शन जो है वो आपका वोकल ट्रैक करता है इन योर स्पीच मैकेनिज्म। अब प्राइमरी रेजोनेटर आपका क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ द प्राइमरी रेजोनेटर। रिकॉल द थ्री पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा इन एनाटमी में लास्ट सेमेस्टर, तो हमने कहा था फेरिंग्स क्या है, एक ट्यूब है एट द बैक ऑफ नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लेरिंग्स। तो उसके तीन पार्ट्स थे। नेजोफेरिंग्स इज़ द अपर मोस्ट पार्ट, फिर आपका ओरोफेरिंग्स आता है और उसके बाद आपका लेरेंजियोफेरिंग्स आता है। तो नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स आर द टू रेजोनेटिंग सिस्टम्स। These two systems provide resonance to sounds that pass through the oral and nasal cavity. जब भी किसी होलो स्पेस में से आपकी साउंड गुजरती है तो एज अ रिज़ल्ट वो उसे क्या करता है, उसमें रेजोनेशन ऐड कर देता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, इस इमेज से आप देख सकते हैं ग्लॉटस से आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वोकल कॉर्ड से। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में आई, फेरेंजियल सेक्शन में उसमें रेजोनेशन ऐड हुई, उसके बाद वो ओरल कैविटी में आ गई और अगर वो नेज़ल साउंड होती तो वो नेज़ल कैविटी में चली जाती, वहाँ पे जाके उसमें रेजोनेंस मज़ीद ऐड हो जाती है। फोर्थ फेज़ या स्टेज ऑफ स्पीच मैकेनिज्म इज़ आर्टिकुलेशन। Articulation serves to produce the different configurations which make up the different speech sound. अब हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर ली, उसके बाद उसमें रेजोनेंस भी ऐड आ गई। अब डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना हम डिफरेंट वॉवल्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनसे वर्ड्स आते हैं। अब ये डिफरेंस इन साउंड कहाँ पर होता है, ये एट द लेवल ऑफ आर्टिकुलेटर्स होता है। ठीक है, कि हम उस पावर मैकेनिज़्म से या वाइब्रेटिंग मैकेनिज़्म से, उस रेजोनेटिंग मैकेनिज़्म से फाइनली हम क्या अटर करना चाह रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक साउंड है वो थ्रू द लेवल ऑफ आर्टिकुलेटर्स होती है, थ्रू एट द लेवल ऑफ आर्टिकुलेटर्स होती है बाय यूजिंग आर्टिकुलेटर्स। डायनामिक ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, डायनामिक्स है। स्पीच इज़ अ डायनामिक रादर देन अ स्टैटिक फिनोमिना। ये हम सब जानते हैं कि स्पीच क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग फेजेस इसमें आ रहे हैं। द आर्टिकुलेटर्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग स्पीच। इस वक्त अगर मैं कॉन्टीन्यू स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम कॉन्टीन्यू स्पीच कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस वक्त मैं जितना कुछ बोल रही हूँ, तो बेसिकली क्या है कि आर्टिकुलेटर्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ ब साउंड बोलने, इंडिविजुअल साउंड, ये स्पीच तो नहीं है, ब साउंड प्रोडक्शन है एक साउंड की। ब बोल लिया मैंने, क बोल लिया, ल बोल लिया, फ बोल लिया, तो ये सब कुछ बेसिकली जो कुछ मैं बोल रही हूँ अलग अलग बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं कॉन्टीन्यू स्पीच की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ काला, पीला, इन्हीं साउंड्स को मिला के, बैग, चेयर, तो बेसिकली क्या कर रही हूँ, जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं वो कांस्टेंट मूवमेंट पे आ जाते हैं। Individual speech sounds are described in terms of target positions. Ongoing speech is better thought of in terms of movement. ठीक है, इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स जो हैं वो हम टारगेट पोजीशंस पर बोल सकते हैं, कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ब मैं ऐसे बोल रही हूँ,
ला मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन जब हम कॉन्टीन्यूस स्पीच साउंड की बात करते हैं तो हम ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट ऑफ आर आर्टिकुलेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। साउंड्स इन अ वर्ड डोंट फॉलो ईच अदर लाइक प्रिंटेड लेटर्स। ठीक है, अगर मैंने लिखना है तो मैं लिखूँगी ARTICULATION आर्टिकुलेशन। लेकिन अगर मैं आर्टिकुलेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, आप जल्दी से आर्टिकुलेशन बोलेंगे तो हम इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहे होते। हमारा जो भी आर्टिकुलेटरी सिस्टम है वो ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, हम फ़ौरन से एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं को आर्टिकुलेशन। तो देखते हैं को आर्टिकुलेशन क्या है। एज द आर्टिकुलेटर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वन साउंड, देयर पोजीशन प्रिपेयर्स देम फॉर द साउंड दैट फॉलोज। ठीक है, अब आर्टिकुलेशन अगर मैं कह रही हूँ ना तो मैं आ अकेला बोलें, एक दफ़ा बोल के देखिए आ अकेला और फिर र साउंड। लेकिन जब आर बोल रहे हैं तो आ को र से मिलाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ओवरलैप कर रही हूँ। मैं जिस वक्त आ बोल रही थी तभी मेरे मैकेनिज़्म, मेरे सारे आर्टिकुलेटर्स को ये बात पता थी कि नेक्स्ट साउंड क्या आ रही है, र आ रही है और उससे आगे ट आ रही है। तो वो उसी तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं को आर्टिकुलेशन। ई स्पीच साउंड इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर साउंड विद इन अ फोनेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, आ के साथ र साउंड लगेगा। अब मैंने आज ए के साथ अगर र लगाया, आ साउंड के साथ र लगाया है तो डिफरेंटली फंक्शन होगा, जैसे आर्टिकुलेशन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आ के साथ म साउंड लगाना है, आम, तो फिर फिनोमिना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जो फोनेटिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि उसके बाद या उससे पहले उसके साथ कौन सी साउंड आ रही है, उसको देखते हुए हमारे आर्टिकुलेटर्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमारी स्पीच इन्फ्लुएंस होती है इसको आर्टिकुलेशंस। द डायनेमिक नेचर ऑफ स्पीच मीन्स दैट वी आर प्लानिंग इवेंट्स बिफोर दे अकर। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि डायनेमिक है स्पीच, एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो रही होती है। हमें पहले से पता होता है कि हमने नेक्स्ट क्या बोलना है, हमें पहले से पता होता है हमने कहाँ पॉज लेना है, हमें पहले से पता होता है कि हम कितना लंबा करना चाहते हैं अपनी बात को। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स भी है और डायनेमिक भी है, चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है। वी मे आर्टिकुलेट वन सेगमेंट बिफोर कंप्लीटिंग अनदर। ठीक है, हम एक सेगमेंट को कंप्लीट करने से पहले ही दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं। वी मे बी एज मच एज सेवरल सेगमेंट्स अहेड एंड बिहाइंड इन आवर मोटर एक्टिविटी। कि जो ब्रेन से आपका सारा लिंक आ रहा है और जो आपके सारे मैकेनिज़्म है, मतलब रेस्पिरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन, ये सब ओवरलैपिंग होते हैं। हम एक के कंप्लीट, हम ये नहीं कहते सोच के हम पहले रेस्पिरेट करें, फिर हम फोनेट करें, फिर अब हम रेजोनेट करें और अब हम आर्टिकुलेट करें। हम ये एक साथ करते जा रहे हैं। ये सब फेजेस हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त बोल रहे हैं उस वक्त हम कॉन्शियसली इनको सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वक्त एक साउंड के लिए आर्टिकुलेशन लेवल पे हूँ, दूसरे साउंड के लिए फोनेशन लेवल पे हूँ और तीसरे साउंड के लिए रेस्पिरेटरी लेवल पे। और उससे पीछे के लिए मेरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है कि अब मैंने नेक्स्ट क्या अटर करना है। ठीक है, तो हमारी मोटर एक्टिविटी जो है वो हम अहेड चलते हैं और हम बिहाइंड भी चल सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं को आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारी स्पीच साउंड की प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले आ जाती है पैलेट। द रूफ ऑफ द माउथ हैज़ 3 पार्ट्स, द हार्ड कॉन्वेक्स सरफेस जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ कॉल्ड द एल्व्यूलर और टीथ रिज, the hard concave surface behind it called the hard palate, and the soft palate at the back with the uvula its end। आप सबको पता है कि टीथ के बिहाइंड आपका एल्व्यूलर रिज है। उसके बाद जो आपकी हार्ड पैलेट है, जहाँ आप फॉर एग्जांपल ला के लिए, शा के लिए अपनी टंग लगा रहे हैं, वो कहलाता है आपका हार्ड पैलेट। ठीक है, और उस पर जब हम टंग लगाते हैं तो हम लिंगुआ पैलेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
हार्ड पैलेट से थोड़ा पीछे जाएं, जो आपका सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ आता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट और वीलम। इन सब की एनाटमी आप सेमेस्टर 1 में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट को हम कहते हैं वीलम, तो हम वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं बैक ऑफ द साउंड। जब हम वीलम के साथ टच करते हैं तो हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी व्हीलर साउंड्स, क साउंड, ग साउंड, बैक साउंड्स, ठीक है। एंड उसके एंड पे है आपका यूवुला। The soft palate, also called the velum, can be moved up to block the passage into the nose. The air from the lungs then has to come out through the mouth only, and the sound produced in this way are called oral sound. अब soft palate का एक तो फंक्शन ये है कि हम व्हीलर साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी मदद से। दूसरा आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि वीलो फिरेंजियल क्लोयर हम अचीव करते हैं, ठीक है। जब सॉफ्ट पैलेट रेज होता है तो वो नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से अलग कर देता है। अगर आपने ओरल साउंड प्रोड्यूस करनी है, हम कोई वाउल प्रोड्यूस करें, आ साउंड प्रोड्यूस करें, ब साउंड प्रोड्यूस करें, तो बेसिकली क्या है कि नेज़ल कैविटी ब्लॉक हो जाती है और आप ओरल साउंड प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ। और जब आपको नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल म साउंड प्रोड्यूस करनी है, तो क्या होगा कि आपका नेज़ल पैसेज के लिए रास्ता जो है वो खुला होगा और आप नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। द टंग आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है, एक्टिव आर्टिकुलेटर है। द टंग इज़ द मूवेबल ऑर्गन, इसे ऑर्गन कर लीजिए। विद इन द माउथ द टंग इज़ बाय फॉर द मोस्ट फ्लीसी एंड इज़ कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ पोजिशन इन द आर्टिकुलेशन ऑफ बोथ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्टिव आर्टिकुलेटर, सबसे ज़्यादा जिसकी मूवमेंट होती है थ्रू द इन द होल प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब सारी साउंड, बहुत सारी साउंड, मोस्ट ऑफ द साउंड जो हैं वो हम वाउल्स हों या कॉन्सोनेंट्स हों टंग की मूवमेंट से प्रोड्यूस करते हैं। द टंग हैज़ 4 पार्ट्स। टिप ऑफ द टंग होती है सबसे अगला पार्ट, ब्लेड ऑफ द टंग होता है उससे पिछला, द फ्रंट ऑफ द टंग एंड द बैक। It is the position of the tongue which is largely responsible for the difference in the sounds of various vowels, ठीक है। अभी जब हम नेक्स्ट डिफरेंट साउंड्स पढ़ेंगे तो हम इन आर्टिकुलेटर्स की पोजीशन भी पढ़ेंगे कि कौन सी प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, पोजीशन भी पढ़ेंगे और हाइट ऑफ द टंग भी पढ़ेंगे इन वाउल प्रोडक्शन। द लिप्स, द पोजीशन ऑफ लिप्स अफेक्ट वेरी कंसिडरेबली द शेप ऑफ द टोटल कैविटी, ठीक है। लिप की क्या पोजीशन है, लिप्स राउंड है